नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे साथियों, आप सबको पता है हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, है ना भाई। तो भारत भूगोल में अपना टॉपिक चल रहा है। भौतिक प्रदेश खत्म होने के बाद हमने नदियाँ शुरू कर दी थी, और नदियाँ भी कौन कौन सी पढ़ी है मित्रों। हमने हिमालय नदी तंत्र को पूरा कंप्लीट कर दिया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और अंतिम चल रहा है अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियों को मैंने 3 भागों में बांटा है मित्रों। पहला है गंगा नदी तंत्र, दूसरा है सिंधु नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो मित्रों अपना चल रहा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अपना क्या चल रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा की है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से बहती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितना किलोमीटर बहती है। देखो, है ना भाई, इसके बारे में हमने सब चर्चा कर ली है, लेकिन थोड़ा में बैकग्राउंड मतलब अपना बेस बना लेते हैं वापस एक बार। देखो, है ना, रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा मित्रों? पिछली क्लास में हमने पढ़ा है साथियों, क्या पढ़ा है भाई? पिछली क्लास में हमने पढ़ा है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या पढ़ा है पिछली क्लास में हमने? पिछली क्लास में हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी। मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है और बहुत कम बाकी बचा है। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास चेमा युंगदुंग हिमनद से होता है। यह तिब्बत में बहने के बाद तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं? सांगपोक बोलते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कैसे करती है? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है इसकी? इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कि केवल भारत में लंबाई कितनी है? भारत में लंबाई है मित्रों इसकी केवल 916 किलोमीटर। पूरी लंबाई कितनी है ब्रह्मपुत्र की? पूरी ब्रह्मपुत्र की लंबाई तो ये है। चित्र में देख लो एक बार, आप आ जाओ यहाँ। देखो मित्रों, आप सबको पता होना चाहिए, आप सभी खतरनाक और बहुत प्यारे सुंदर बच्चे हो, है ना भाई। यहाँ पे है चेमा युंगदुंग हिमनद। इस हिमनद से उद्गम होने के बाद यहाँ जूड़े की पिन के आकार में बहती है और यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे बोलते दिहांग। फिर असम में जाती है, और असम में 2 नदियाँ आके मिल जाती है इसमें। असम राज्य में 2 नदियाँ हैं, दबांग और लोहित। दबांग और लोहित नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र कहलाती है भाई। ठीक है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। कुल लंबाई कितनी है? कुल है 2900, वो लिखवा दी। यहाँ पे एक दर्रा है, दर्रे से भारत में प्रवेश कर रही है। इस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा मित्रों? यांग याप दर्रा का नाम है यांगयाप दर्रा। और ये झुंडे में लगे पिन के समान असम में बहती है भाई। यहाँ जुड़े में लगे पिन के समान बहती है इसे, है ना। और गहरे गार्ज का निर्माण करती है, गहरे खड्डों का निर्माण करती है ये। ठीक है, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुबरी से सदिया के मध्य एक नेशनल वाटर है, मतलब उसे बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन वो क्या है? नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग है ये। इसे बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर कौन सा है भाई? 2। ये धुबरी से सादिया के मध्य है भाई। और ये फिर इसके बाद गंगा नदी आ रही है, गंगा में मिल जाती है यहाँ जाके। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में दोस्तों जमुना बोलते हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिल जाती है तो क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है ये? मेघना कहलाती है। मिलने से पहले एक नदी आती है मणिपुर से, उसका नाम है बराक नदी, है ना भाई। यहाँ से असम में आती है दबांग और लोहित। ठीक है, दबांग यहाँ लिख दो, दबांग और लोहित, 2 नदियां यहाँ से आ रही है। एक बराक नदी यहाँ से आती है, बराक नदी। क्या नाम है उस नदी का? बराक नदी है भाई, बराक नदी। और यहाँ से आ रही है तिस्ता नदी, का नाम है तिस्ता।
एक आती है रंगित नदी, तिस्ता रंगित। एक आती है सनकोस, सनकोस नदी, यहां से आती है सनकोस, और एक आती है मानस। ठीक है, एक नदी का तो नाम है सनकोस, सनकोस नदी, और एक नदी है मानस नदी। ये इसकी सहायक नदी है दोस्तों। ये ब्रह्मपुत्र का पूरा एक रिव्यू है, तो इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने लिख लिया बहुत कुछ, लेकिन इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने नहीं लिखा है। तो हम अब हेडिंग लगाए मित्रों, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। ये ब्रह्मपुत्र तो हो गई थी अपनी, अब आप हेडिंग लगाओ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। अपनी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में नाम लिखो भाई। सबसे पहले हम क्या कर पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बराक नदी। क्या पढ़ेंगे, बराक नदी। दूसरी पढ़ेंगे दबांग, दबांग। तीसरी पढ़ेंगे लोहित। चौथी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, मानस पढ़ लेंगे। चलो कौन सी पढ़ लेंगे, मानस नदी। पांचवी नदी पढ़ेंगे सनकोस नदी। कौन सी नदी, सनकोस, सनकोस नदी। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तिस्ता और रंगित, तिस्ता पढ़ेंगे। इसके बाद 7 नंबर पे पढ़ेंगे रंगित नदी। इसके बाद क्या बच गई भाई, मानस सनकोस हो गई। अब बची है 3 नदियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उद्गम तो नॉर्मली ध्यान रखना आपको, असम के आजू बाजू में छोटी छोटी नदियां हैं। का नाम क्या है, धनसिरी, कालासिरी और सुबनसिरी। ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। धनसिरी, सुबनसिरी, सही लिखू राइटिंग से यार, है ना। धनसिरी, धनसिरी। दूसरी है सुबर्णसिरी, सुबर्ण, सुबर्णसिरी, वर्ण सिरी। चौथी है कालासिरी। ये मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, और इस सभी नदियों को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों आप हेडिंग लगाओ बराक नदी। क्या लगाओगे हेडिंग, आप हेडिंग लगाओ मित्रों बराक नदी। नदी का नाम है बराक नदी। बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बराक नदी का उद्गम मणिपुर राज्य में, मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, मणिपुर की, मणिपुर राज्य में मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। तो लिखो मित्रों इसका उद्गम, उद्गम क्या है भाई इसका, इसका उद्गम है मणिपुर, मणिपुर की, मणिपुर राज्य में है भाई, मणिपुर राज्य, मणिपुर राज्य में स्थित, मणिपुर राज्य में स्थित मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों एक नेशनल वाटरवे नंबर 6 है, जो पूरे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। उसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। जो 6 नंबर राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, वो इसी नदी पे है। वो कहाँ है, असम राज्य में है। दिखा दूं क्या, दिखा दो साहब। यहाँ पे है, देखो ये बराक नदी आ रही है, जैसे ये बराक आ रही है तो यहाँ पे है एक स्थान, उसका नाम है लखीपुर तट। यहाँ पे कौन सा तट है, लखीपुर, लखीपुर तट। और यहाँ पे एक तट है, उसका नाम है भंगा। क्या, भंगा।
तो लखीमपुर तट से भंगा के मध्य नेशनल वाटरवे नंबर 6, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 है। उसकी लंबाई है 121 किलोमीटर। ये पूरे भारत का सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है भाई, है ना। लिखो, आप आ जाओ, लिख दो। इसी नदी पर, बराक नदी पर, बराक नदी पर असम राज्य में, असम राज्य में लखीमपुर तट से भंगा के मध्य लखीमपुर तट से भंगा, ये स्थानों के नाम है भाई। ये दोनों स्थान असम राज्य में पड़ते हैं, ठीक है। बराक नदी पर असम राज्य में लखीमपुर तट से भंगा के मध्य, भंगा के मध्य नेशनल वाटरवे नंबर 6 है भाई। हिंदी में लिख दो उसको, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर कौन सा है भाई? 6 है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 बराक नदी पर है, असम राज्य में है और लखीमपुर तट और भंगा के मध्य है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई नेशनल वाटरवे नंबर 6 है ना भाई। नेशनल वाटरवे नंबर 6 की कुल लंबाई कितनी है मित्रों? की कुल लंबाई है 121 किलोमीटर। पूरे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? यही है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर। लिख दो भाई, भारत का सबसे भारत का सबसे छोटा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 है। इसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आपसे पूछे बताओ पूरे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, राष्ट्रीय जलमार्ग, पूरे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो वो है नेशनल वाटरवे नंबर 2, जो प्रयागराज से हल्दिया के मध्य है और गंगा नदी पर है भाई, ठीक है। तो ये अपना पूरा होता है। इसके बाद आप लिखो मित्रों, बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ना भाई। ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सहायक नदी है मित्रों। और यह नदी कौन सी नदी? बराक नदी। बराक नदी थोड़ा बारीक कर लूं क्या? हाँ, बराक नदी बांग्लादेश में जाके, बराक नदी बांग्लादेश, बराक नदी बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई, अरे बिल्कुल सही बात है। बराक नदी बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और इसी नदी के मुहाने, इसी नदी के जो नदी, इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, इसी प्रवाह क्षेत्र में एक झील आती है, उसका नाम है लोकटक झील। तो लोकटक झील भी इसी के पास स्थित है। लोकटक झील कहाँ है भाई? लोकटक झील है मणिपुर में, मणिपुर में। इसी लोकटक झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है भाई, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है भाई लोकटक झील में।
मानस काजीरंगा वो नहीं है, आपने नाम नहीं सुना का, एक सींग वाला गेंडा यहीं पाया जाता है वो। ठीक है, तो बराक नदी अपनी पूरी होती है मित्रों। बराक के बाद क्या पढ़ेंगे हम? बराक के बाद पढ़ेंगे दबांग और लोहित, दोनों को साथ पढ़ लेते हैं। दबांग और लोहित नदियां, हेडिंग लगाओ अपनी। अगली अगली हेडिंग है मित्रों दबांग व लोहित नदियां, है ना। लगाओ हेडिंग दबांग व लोहित नदियां, दबांग एंड लोहित नदियां। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग होता है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तब ब्रह्मपुत्र का नाम होता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं ना, बच्चे जो लोग वहां के वो खेलने वाले, वो बोलते हैं अरे दिहांग आ गई, दिहांग आ गई, ऐसे बोलते हैं। तो बताओ ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं? असम राज्य में दबांग और लोहित नदियां मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र, या ये मिलने के बाद दबांग वो दिहांग को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो लिखो मित्रों इसको, लिखो मित्रों दबांग व दबांग व लोहित दोनों नदियां, दोनों नदियों का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है भाई? दोनों नदियों का प्रवाह क्षेत्र है मेरे दोस्त असम राज्य में। ठीक है, दिहांग, दिहांग नदी में, दिहांग नदी में दबांग व दबांग व लोहित नदियों का मिलने के बाद, दबांग नदी में नहीं, दिहांग नदी में दबांग व लोहित नदियों का मिलने मिलने से दिहांग का नाम, दिहांग का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। दिहांग का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, दबांग और लोहित। आपसे पूछे बताओ ब्रह्मपुत्र नदी मुख्यतः कितनी नदियों से मिलकर बनी है? 3 नदियों से। एक तो है दिहांग, दूसरी दबांग और तीसरी लोहित। आप नोट डाल के लिख सकते हो मित्रों इस बात को, नोट में लिख सकते हो कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, नदी ऐसे नहीं होता, नदी ऐसे होता है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 नदियों के मिलने से बनती है। 3 नदियों के मिलने से बनती है। वो 3 नदियां कौन कौन सी है? पहली तो है अपनी दिहांग आ गई, दिहांग आ गई, कटा आ गई, अरुणाचल प्रदेश में आ गई। दूसरी है अपनी दबांग और लोहित, दबांग, और तीसरी है लोहित। ये तीनों नदियां जब आपस में मिल जाती है तो दिहांग या सांगपो को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। दिहांग या सांगपो को ब्रह्मपुत्र कहां कहते हैं? असम राज्य में कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है।
जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है। सही है। और इसी के साथ लिख लो, गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? लिख लो भाई, ये भी अच्छी बात है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं रे? पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जब ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल जाती है तो इसके सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? मेघना कहते हैं। गंगा वे, लिखो, गंगा व ब्रह्मपुत्र, गंगा व ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आपस में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में जाकर एक हो जाती है। एक हो जाती है। इसके सम्मिलित रूप को मेघना कहते हैं। इनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। अपनी बराक नदी हो गई, दबांग और लोहित हो गई। अब क्या बची है? अब बची है मानस, संकोश, एक बची तीस्ता और एक बची रंगित। के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, मानस नदी। मानस नदी छोटी छोटी नदी है। अब तो दोस्तों छोटी छोटी नदियां बची है, इसको आप बड़े हंस हंस के याद करोगे, मुस्कुरा मुस्कुरा के याद करोगे तो जीवन भर याद रहेगी। दोस्तों अपनी नदी है, उसका नाम है मानस नदी। आपने नाम सुना है मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क है ना भाई। उसी प्रकार ये मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। जब मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है और मानस का उद्गम होता है भूटान देश से। भूटान देश में हिमालय की पहाड़ियों से मानस नदी का उद्गम होता है। भूटान में बहने के बाद यह मानस नदी असम राज्य में एक राष्ट्रीय पार्क है, मानस राष्ट्रीय पार्क। मानस राष्ट्रीय पार्क से प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कि महत्वपूर्ण यही बात है कि मानस नदी मानस राष्ट्रीय पार्क से गुजरती है। ठीक है, तो लिखो मित्रों इसका उद्गम वगैरह। इसका उद्गम भूटान देश से होता है। भूटान देश में हिमालय पर्वत से होता है। हिमालय की पहाड़ियों से होता है, हिमालय पर्वत से होता है की बात है। हिमालय पर्वत से होता है। हिमालय को कहाँ? अरे भूटान देश में जो पहाड़ियां है ना हिमालय की, वहां से इस मानस का उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, तो लिखो इसके बारे में। ये भूटान में बहने के बाद, भूटान में बहने के बाद मानस नदी असम राज्य के या असम राज्य में स्थित मानस राष्ट्रीय पार्क से गुजरती है। मानस राष्ट्रीय पार्क से गुजरती है। सही बात है। और असम में आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यह नदी असम में आकर
ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। बस यही ध्यान रखना इसके बारे में, तो कि मानस नदी का उद्गम हिमालय की पहाड़ियां हैं जो भूटान देश में, वहां से इसका उद्गम होता है। वहां बहने के बाद असम में मानस राष्ट्रीय पार्क से गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद एक नदी है सनकोस नदी। सनकोस और मानस दोनों का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? सनकोस और मानस दोनों का उद्गम हिमालय की पहाड़ियां भूटान देश में है, वहां से होता है। तो सनकोस भी लिख लो इसके आगे। मानस के आगे हम क्या करेंगे? अब करेंगे सनकोस नदी। अब करो मित्रों सनकोस नदी। तो आप मेरे को बताओ इसका उद्गम कहां से होता है? मैंने बता दिया है, इसका उद्गम भी वहीं से होता है जहां मानस का हुआ था। उद्गम स्थल भूटान देश से होता है। उद्गम स्थल भूटान देश, हिमालय की पहाड़ियों से होता है। भूटान में बहने के बाद भूटान में बहने के बाद असम, भूटान में बहने के बाद असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। सही है ना भाई? हाँ मिल जाती है यार, मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, ये तो कतई जहर बात है, मिल जाती है। ये देख लो भाई, अपनी हो गई बराक, तवांग, लोहित, मानस, सनकोस। अब दो महत्वपूर्ण नदियां बची, उसका नाम है तीस्ता, और तीस्ता की सहायक है, उसका नाम है रंगित नदी। तो लिखो दोस्तों तीस्ता नदी। अब नदी कौन सी आएगी अपनी? तीस्ता। अगले पेज पे चलते हैं और वो लिखते हैं तीस्ता नदी। मित्रों तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है? तीस्ता नदी का उद्गम होता है सिक्किम से। सिक्किम के ऊपर तिब्बत की पहाड़ी है ना, वहां से होता है। तीस्ता नदी भारत में प्रवेश कहां से करती है? नाथुला दर्रे से प्रवेश करती है। सिक्किम में बहने के बाद ही जाती है पश्चिम बंगाल में। और तीस्ता नदी के ऊपर मित्रों पश्चिम बंगाल में तीस्ता बांध का निर्माण किया गया है। तो तीस्ता बांध अपने भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। जैसे गंडक नदी और कोसी नदी पर नेपाल देश ने दो परियोजनाओं का निर्माण कर दिया और दोनों विवादित है भारत और नेपाल के बीच, ठीक उसी प्रकार तीस्ता नदी पर भारत ने पश्चिम बंगाल राज्य में एक परियोजना का निर्माण कर दिया, उसका नाम है तीस्ता परियोजना या तीस्ता बांध, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। मित्रों लिखो इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम जेमू ग्लेशियर से होता है। देखो, अरे तिब्बत को पठार कोने की भाई, तिब्बत का पठार में ग्लेशियर भी को नाम है जेमू ग्लेशियर, जेमू हिमनद से होता है। फिर उसके बाद नाथुला दर्रे से ये सिक्किम में प्रवेश करती है। सिक्किम में बहने के बाद पश्चिम बंगाल जाती है। पश्चिम बंगाल से ये असम, पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लिखो मित्रों इसके बारे में। उद्गम है तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित जेमू हिमनद से होता है। उद्गम है तिब्बत के पठारी क्षेत्र में, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित जेमू हिमनद से होता है। कहां से होता है? जेमू ग्लेशियर है भाई, अरे बर्फ का ग्लेशियर है जेमू हिमनद। जेमू हिमनद, हिमनद यानी ग्लेशियर, जेमू हिमनद से, जेमू हिमनद से होता है। इसके बाद तीस्ता नदी भारत में कैसे प्रवेश करती है? सिक्किम राज्य में प्रवेश करती है सबसे पहले, लेकिन तिब्बत से जब सिक्किम में आएगी तो मार्ग तो चाहिए यार, हिमालय है बहुत बड़ा बड़ा हिमालय, हिमालय को कैसे पार करके आएगी?
अरे मेरे दोस्त, एक दर्रा पढ़ाया था मैंने, उसका नाम है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रे से तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है और सर्वप्रथम सिक्किम में प्रवेश करती है। तो लिखो, तीस्ता नाथुला दर्रे से, नाथुला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश करती है। क्या? फिर सिक्किम में बहने के, फिर सिक्किम, सिक्किम व पश्चिम बंगाल, सिक्किम व पश्चिम बंगाल में बहने के बाद, सिक्किम में पश्चिम बंगाल में बहने के बाद बांग्लादेश में जाती है भाई। बांग्लादेश जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है दोस्तों। इसका मतलब बताओ, तीस्ता किसकी सहायक हुई? अरे तीस्ता गंगा की सहायक नहीं है मेरे दोस्त, तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है और वेरी इंपॉर्टेंट नदी है। तीस्ता भारत में कैसे प्रवेश करती है? नाथुला दर्रे से। ब्रह्मपुत्र भारत में कैसे प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से। और सतलज नदी भारत में कैसे प्रवेश करती है? तिपकिला दर्रे से। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी भारत में कैसे प्रवेश करती है? दमचोक से। ठीक है, 4 फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। तीस्ता हो गई। फिर है तीस्ता की सहायक नदी रंगित नदी। तीस्ता की सहायक नदी, तीस्ता की सहायक नदी का नाम क्या है दोस्त? इस सहायक नदी का नाम है रंगित नदी। रंगित नदी है भाई। अब अगली हेडिंग है अपनी रंगित नदी। रंगित नदी आपसे पूछेगा कि बताओ रंगित का उद्गम कहां से होता है? रंगित का उद्गम भी वहीं से होता है, तिब्बत के पठारी, वो सिक्किम से होता है रंगित का। एक हिमनद है, उसका नाम है रंगित हिमनद। इसका उद्गम लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसका उद्गम है रातोंग हिमनद। रातोंग हिमनद से होता है। रातोंग हिमनद से, रातोंग हिमनद से होता है और यह सिक्किम में जाकर सिक्किम में जाकर तीस्ता में मिल जाती है भाई। तीस्ता में मिल जाती है। तो बताओ इनडायरेक्टली क्या? ये इनडायरेक्टली ब्रह्मपुत्र की सहायक है भाई। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, लिख दो इसका, ब्रह्मपुत्र। और एक नदी है, उसका नाम है तीस्ता। का नाम क्या है? तीस्ता। और एक नदी है, उसका नाम है रंगित नदी। रंगित ऐसे है ये। तो तीस्ता की सहायक रंगित हो गई, लेकिन तीस्ता अंतिम में जाके, अरे तीस्ता का अंतिम उद्देश्य क्या है? ब्रह्मपुत्र में मिलना। ये भी इसकी सहायक हो जाएगी, लेकिन इसमें जल डाल के फिर ये रह जा रही इसका। तो दोनों सहायक हो गई इसका इनडायरेक्टली। ठीक है, तो मित्रों अपनी क्या क्या हो गई? अपनी हो गई बराक नदी, इसके बाद दबांग लोहित, इसके बाद कौन सी? संकोश और मानस, इसके बाद हो गई अपनी तीस्ता, उसके बाद हो गई अपनी रंगित। अब है सुबनसिरी, धनसिरी और कालासिरी। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र, वो ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियां मैंने कितनी लिखाई दोस्तों? उसका नाम है, ये देखो, 7 तो ये है और 3 ये है, 10 है भाई। 8, 9 और 10 आपको ध्यान रखना है भाई। आपसे पूछे बताओ वेन गंगा, पेन गंगा, परवणा,
पर्वणा, पर्णहरिता, हाँ मजरा, ये किसकी सहायक है? तो ये है गोदावरी की। दबांग, लोहित, संकोच, मानस, तिस्ता, रंगीत, सुबनसिरी, कालासिरी, धनसिरी, ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। आपसे पूछे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये किसकी सहायक है? तो ये हो जाएगी सिंधु की। आपसे पूछे गोमती, घाघरा, नहीं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, नीचे आ जाओ वेन, पुनपुन, यमुना, सिंध, ये किसकी सहायक है? ये सहायक है गंगा की, है ना भाई। तो आपको सहायक नदियां याद रखना है और रोज इसको देखो, रोज सुबह शाम पढ़ो, आपको जीवन भर याद रहेगी मित्रों। तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय नदी तंत्र अपना पूरा कंप्लीट होता है। वो कैसे होता है? इधर आओ आप, थोड़ा सा आपको समझा दूं मैं, है ना भाई। ये है अपना हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र, तो हिमालय नदी तंत्र को मैंने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले मैंने कहा कि सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। और उसके बाद मैंने कहा मित्रों आपसे कि हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। कौन सा तंत्र पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। प्यारे प्यारे साथियों, आप सबको पता है हमने सिंधु का बहुत अच्छे से ढंग से डिटेल से चित्र बनाया है और इसकी सहायक नदियां भी लिखी है। ठीक उसी प्रकार गंगा को पढ़ा है, गंगा की सहायक नदियां को पढ़ी है, कौन से किनारे, कौन से देश, बस कौन से राज्य बने हैं, कौन सी परियोजना है, मनीखेड़ा, राजा टीला बांध के ही पढ़े भाई गंगा के बारे में। ब्रह्मपुत्र का चित्र बनाया, इसकी सहायक पढ़ी, इसके मोड़ तोड़ घुमाव वगैरह हमने सब पढ़ा। तो इसी के साथ अपना हिमालय नदी तंत्र पूरा कंप्लीट होता है। और हिमालय नदी तंत्र पूरा कंप्लीट होने के बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, उसका नाम रहेगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो मित्रों अगली क्लास में मेरा इंतजार करना, हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों मतलब वे नदियां जिसका उद्गम प्रायद्वीपीय भारत से होता है, हिमालय से नहीं होता है। जैसे महानंदा नदी, महानंदा नदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई, ज्वारी, पांडवी, ज्वारी, है ना, शरावती, नर्मदा और ताप्ती, ये से 8, 10, 12 नदियां हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।